हेलो दोस्तों, पुनः वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो है इस वीडियो में जो 10th क्लास साइंस का जो पेपर 2025 में बोर्ड एग्जाम में आया था, उस पेपर को आज इस वीडियो में आज हम सोल्व करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसको सोल्व करेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 824 CL ये 2025 में 10th क्लास के साइंस पेपर है। तो ये कुछ बच्चों ने दिया है, वो बच्चे इन्हें जिन्होंने ये दिया था उसने में क्या गलती हुई है वो इन्हें देख सकते हैं। और आप जो बच्चे हैं जो नए अब 2026 के एग्जाम पेपर में आप बैठेंगे वो भी इन्हें देखें। तो इसी में देखते हैं जो इसका पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको दिया हुआ है अवतल दर्पण द्वारा बने किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के ही आकार का है। तो बिंब रखा होगा, कहां पर रखा होगा, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उस कंडीशन में जो बिंब होता है वो आपका दर्पण के वक्ता केंद्र पे होता है, क्योंकि उसी कंडीशन में आकार, बिंब का जो आकार और जो आपका वस्तु है, यानी कि बिंब जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब बनता है उनके सेम आकार होते हैं। तो ऐसी कंडीशन आपकी दर्पण के वक्ता केंद्र पर ही होती है। तो इसका आंसर है दर्पण के वक्ता केंद्र पर। दूसरा है पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना कौन सी है? तो इसके लिए जो प्रकाशीय घटना है वो अपवर्तन है। तो इसका जो ऑप्शन डी आपका ऑप्शन है। थर्ड में सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का जो प्रयास होता है वो कितना होता है? तो सामान्य दृष्टि के लिए आप जानते हो न्यूनतम आप 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत तक देख सकते हो। तो जो उसका प्रयास होगा 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, यानी कि तीसरे का है बी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो लेंस से बिंब की दूरी क्या होगी? तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 60 सेंटीमीटर। आप जानते हो कि जो अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u आप यूज करते हो। यूज करने के बाद ये आपके निकल के आ जाएगा, जिसमें फोकस दूरी 20 है, अवतल लेंस है इसलिए नेगेटिव होगी। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 60 सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर है फोर्थ का 60 सेंटीमीटर डी। इस जो दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम है, समांतर क्रम जुड़े हैं, संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट बैटरी जुड़ी है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो ये होगी आपकी 2 कूलाम प्रति सेकंड, यानी कि बी बराबर 2 कूलाम प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको मैच करने हैं। तो आप जानते हो विद्युत प्रतिरोधकता जो है इसकी जो इकाई है, इसका जो मात्रक है वो आपका होता है ओमीटर। तब ए का जो फोर्थ से होगा और दूसरे में विद्युत विभवांतर का मात्रक आपका होता है जूल प्रति कूलाम। तो जो दूसरे का वो थर्ड होगा। और जो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो आपको निकालना है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वो आपका जो है होता है वाट घंटा। तो ये आपका थर्ड का जो सेकंड है। और विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम। तो जो फोर्थ है उसका फर्स्ट से आपका मैच है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है तांबे के तारों की 2 कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं, एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित का मान, धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इस परिघटना का कारण क्या है? तो आप जानते हो जब 2 कुंडली पास पास रखी होती हैं, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हो तो दूसरी कुंडली के में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसमें आपकी एक धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये घटना होती है आपकी अन्योन्य प्रेरण, जो आप 12th क्लास में बेहतर तरीके से पढ़ोगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 7 है इसका है सी अन्योन्य प्रेरण। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो इसमें आपको आप जानते हो CaOH को इसके साथ आप गर्म करते हो तो CaCO3 प्लस H2 बनता है। तो इसको
इसका जो ऑप्शन है वो बी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। इसके बाद 9 में आपको दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, ये दी हुई है, ये आपकी एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसने FeNO को हटाकर और बनाता है FeSO4। तो एक आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया इसका ए आंसर है। तो 9 का जो आंसर है वो विस्थापन अभिक्रिया ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आप जानते हो आपको दिया हुआ है बेकिंग सोडा का सूत्र लिखिए। तो जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। इसके बाद आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, 11, निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? ये आपका संतृप्त है, ये भी संतृप्त है, ये भी संतृप्त है, तो C2H4 एल्कीन है ये, तो ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बी। तो 11 का जो है वो बी पार्ट है। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में आबंध कौन सा होता है? त्रिआबंध होता है। जब आप नाइट्रोजन की संरचना बनाते हो तो वो आपकी त्रिआबंध आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड आता है आपका। इसके बाद आपका जो 13वां क्वेश्चन है, समझाते श्रेणी आपकी ए है, क्योंकि दोनों में एल्कोहल ग्रुप समान है, बाकी किसी में जो क्रियात्मक समूह है वो समान नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए आपका आंसर है। इसके बाद आपका 14, 6 कार्बन परमाणु वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? यह प्रक्रम होता है, यह प्रक्रम कहां पे होता है? आपका कोशिका द्रव में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 14 का। और अपवहन संबंधित है, तो अपवहन जो आपका संबंधित है वो आपका उत्सर्जन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? तो जंतु हार्मोन कौन सा होता है आपका? एड्रेनालिन। तो ये आपका ए ऑप्शन है। एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीकी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी ऊतक संवर्धन। तो ये बी ऑप्शन है। इसके बाद क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। पारितंत्र का भौतिक कारक कौन सा है? तो भौतिक कारक है ताप, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है? तो आप जानते हो शीर्ष यहां पर आपका मांसाहारी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो आंसर है। तो इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के देखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के जो है आपका जो पहला क्वेश्चन है यही है, इसका ऑप्शन नंबर सी, पहले का सी है। ये आपका क्वेश्चन है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज रियल एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इज प्लेस्ड। तो उस कंडीशन में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी। सेकंड में ए लेमन प्लेस्ड इन ए beaker full of water appears larger than its real image when viewed sidewise. The light phenomenon responsible is, तो ये क्या है आपका? ये होता है आपका रिफ्रैक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी थर्ड में गिवन है आपको। थर्ड में है रेंज ऑफ क्लियर विजन ऑफ ए नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई के लिए आपके पॉइंट होता है 25 और जो एंड पॉइंट होता है वो इंफिनिटी होता है, तो इसका बी 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। इसके बाद रेंज ऑफ क्लियर विजन, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको बतानी है। जब आप इसे सोल्व करोगे आप फॉर्मूला यूज करोगे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो आपका सोल्व करने के बाद आपका जो 60 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन आएगा। इसके बाद फिफ्थ, टू रेसिस्टेंट ईच ऑफ 10 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ए बैटरी ऑफ 10 volt इज कनेक्टेड विद दिस कॉम्बिनेशन, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड विद बी। तो वो आपको होगा बी 2 कूलम पर सेकंड। आप फॉर्मूला यूज करके निकालोगे तो आंसर आएगा 2 कूलम पर सेकंड 6। ये मैच करने हैं आपको।
तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, यानी कि फर्स्ट का आपका फोर्थ से है। इसके बाद में आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है जूल पर कूलम, तो इसका सेकंड का आपका थर्ड से है। इसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी वॉट आवर होती है, तो आपका जो थर्ड है वो सेकंड से कनेक्ट है। और फोर में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, तो इसका जो फोर्थ का फर्स्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 2 coils of copper wire are placed closer to each other. Due to change in the value of current in one coil, current start to flow in the other coil. Region of this phenomenon is called. तो ये क्या कहलाता है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 मैंने अभी बताया था, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब दो कोइल होती है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, और जब एक ही कोइल यूज होती है तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो इसका आंसर नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये कंप्लीट करनी है। ये COCO3 H2 तभी निकलता है जब CO2 CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी, ये बी ऑप्शन है। और 9 में ये बी ऑप्शन है आपका 8 और 9 का जो है वो आपकी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये 9 क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3b, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो होते हैं जिनमें आपके कार्बन का ट्वाइस में +2 या ट्वाइस होता है, ट्वाइस या ट्वाइस में से -2 करते हो आप। तो ये आपका है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी। द बॉन्ड इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल बॉन्ड आपका ऑप्शन है। इसके बाद में 13 होमोलोगस सीरीज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो होमोलोगस सीरीज में आपके जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होने चाहिए, तो इनमें आपका अलग अलग है, जबकि इसमें दोनों में एल्कोहल है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ये होमोलोगस सीरीज है ए। 14 a 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू a 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो ये प्रोसेस आपको बताना है क्या होगा ये, तो ये होता है इन साइटोप्लाज्म, तो इसका आंसर ए है। डायलिसिस इज रिलेटेड, डायलिसिस किससे रिलेटेड है आपका ये बताना है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका सी ऑप्शन है एक्सक्रिएशन। इसके बाद में 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल हार्मोन, तो एनिमल हार्मोन आपको बताना है, तो एनिमल हार्मोन इनमें से कौन सा है, तो एनिमल हार्मोन है आपका ऑप्शन नंबर ए एड्रेनलिन। इसके बाद 17 द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम ए सिंगल प्लांट अंडर इन्फेक्शंस फ्री कंडीशंस इज कॉल्ड, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर इसका बी टिश्यू कल्चर 17। इसके बाद 18 क्लोरोफिल इज इंपोर्टेंट, तो क्लोरोफिल किसके लिए इंपोर्टेंट होता है, जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। 19 फिजिकल फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम इज, तो फिजिकल फैक्टर क्या इकोसिस्टम का, वो टेम्परेचर होता है ए, तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर ए। इसके बाद 20 विच इज द फॉलोइंग इज टॉप कार्निवियर, तो ये आपका गिवन है, इसमें होता है लॉइन, ये टॉप पर होता है आपका। इसके बाद में आपका जो ये आपका खंड ब पार्ट बी है, जिसमें कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए, जबकि बिंब नंबर 1 अनंत पर है, नंबर 2 दर्पण व ध्रुव के और दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच है। तो आप जानते हो ये आपका है एक
उत्तल दर्पण और ये इसका अक्ष है। और यहां पर ये दो लाइन आपके पहले में आई है, नंबर 1 में है अनंत पर हो, यानी कि वस्तु आपकी अनंत पर है, तो अनंत से जब लाइन आती है तो पैरेलल बीम होता है। ये इंसिडेंट होने के बाद में ये आपको अपेयर्स होती है पॉइंट एफ से, तो एफ आपका प्रिंसिपल फोकस है, तो ये आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो फोकस पर होती है, बिहाइंड द मिरर। तो इसका ये आरेख है। और आप देखते हो कि जो इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों के लिए भी आपको एट इन्फिनिटी पे आपका कॉन्वेक्स मिरर है, बाई रे डायग्राम बनाना है ऑन ऑब्जेक्ट, जबकि वो इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया है, तो यही डायग्राम आपके होगा। ये इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी जब रे चलती है तो पैरेलल बीम होता है, और इंसिडेंट होने के बाद में ये आपका क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो ये आपको अपेयर्स होती है पॉइंट एफ, तो इसका रे डायग्राम है, फोकस पर आपका इमेज फॉर्म होती है। दूसरा क्वेश्चन है दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच हो। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव आपका ये है और ये आपका है अनंत। इनके बीच आप कहीं भी ऑब्जेक्ट पुट करोगे तो आपकी जो इमेज फॉर्म होती है पोल और फोकस के बीच ही होती है, क्योंकि जब पैरेलल बीम जाते हैं तो वो डाइवर्ज करता है, और जो आपके ये फोकस से जाता है तो जो आपके सेंट पोल से इंसिडेंट होते हैं वो बैक हो जाती है, तो इमेज जो फॉर्म होती है बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के दर्पण के पीछे। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश में दोनों माध्यमों के लिए है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इन्फिनिटी, तो ये पोल है आपका और ये इन्फिनिटी है, ये ऑब्जेक्ट पे प्लेस किया गया है, इमेज फॉर्म होती है बिटवीन एफ एंड पोल। ये आपका सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये आपका डायग्राम है। इसके नंबर बाद जो है, जो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन से आप क्या समझते हो। आवर्धन, तो आवर्धन आप जानते हो किसी वस्तु के लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई HI तथा वस्तु की लंबाई HO के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन बराबर होता है -HI/HO -V/U, ये फॉर्मूला होता है आपका। और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन है न्यूमेरिकल 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक बिंब, बिंब माने वस्तु, एक वस्तु की लंबाई HO दे रखी है 5, उत्तर दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ये उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो वस्तु की दूरी है 15 जो कि माइनस में होती है। तो लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आप जानते हो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है प्लस, तो ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ की वैल्यू होती है आपकी। और प्रतिबिंब का आकार आपको HI निकालना है, तो आप जानते हो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, और एफ की और आप जो है यू की वैल्यू पुट करके जो आप वी की वैल्यू निकालोगे वो आएगी +30 सेंटीमीटर। और आप जानते हो m बराबर होता है HI/HO और बराबर V/U। इसमें ये प्लस के ही होते हैं क्योंकि दर्पण में ये माइनस होता है, तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे HI और HO और m, तो आपके लिए ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। इसे यूज करने के बाद आपकी HI जो है वो -10 सेंटीमीटर आएगी। तो इसका जो सेकंड पार्ट है कंप्लीट हुआ। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखते हैं सेकंड पार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए लेंस। किसी लेंस की आपको मैग्निफिकेशन क्या होती है, तो आप जानते हो मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन होती है लेंस के लिए HI/HO इक्वल -V/U, ये मैग्निफिकेशन है, यानी कि the ratio of height of image to height of object is called magnification of a lens। अब इस पर न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, वो न्यूमेरिकल आपका पीछे आपने किया है, यही न्यूमेरिकल आपको करना है। जो हाइट आपको गिवन है क्वेश्चन में,
कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट लेंथ होती है एचओ। तो एचओ की वैल्यू आपके पास है 5 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसे यू कहते हैं, तो -15 आपकी यू की वैल्यू है, -15 सेंटीमीटर। और आप जो है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंट, फोकल लेंथ होती है एफ, और क्योंकि आपका लेंस है कॉन्वेक्स लेंस जिसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो एफ की वैल्यू होगी +10 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूला का यूज करके v की वैल्यू निकालोगे और फिर फॉर्मूला यूज करोगे HI/HO = V/U। इसका यूज करके आप HI की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है और अभिनेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहां बनता है। तो समंजन क्षमता क्या होती है, हमारी आंख के अंदर उत्तल लेंस होता है, तो किसी वस्तु को अगर आपको देखना है तो उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाओगे या घटाओगे, तो इस घटना को कहते हैं आंख की समंजन क्षमता। ये होती है आंख की समंजन क्षमता। और आप जानते हो हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, तो ये इसका आंसर है। प्रतिबिंब कहां पर बनता है नेत्र में, रेटिना पर बनता है आपका। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है सेकंड का, क्लियरिफाई द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस। तो एकोमोडेशन क्या होती है, द आईज रिमार्केबल एबिलिटी टू automatically adjust its lens shape using ciliary muscles to focus clearly on objects at different distances from near to far by changing the lens curvature and focal length। और इमेज जो फॉर्म होती है वो होती है एट रेटिना। इसके बाद में जो सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो आपको गिवन है, किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण के अपवर्तन को किरण आरेख द्वारा दर्शाई तथा निर्गत कोण एवं विचलन कोण इंगित कीजिए। यानी कि सेकंड में आपको दिया हुआ है, आपको डायग्राम बनाना है। तो ये प्रिज्म है, दोनों के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। सो रे डायग्राम बनाना है ऑफ रिफ्रैक्शन बाय लाइट रे फ्रॉम ए प्रिज्म एंड पॉइंट आउट करने इमर्जेंट एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप जानते हो कि ये प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे है और ये टोटल आपके रिफ्रैक्टेड रे है। तो इस सरफेस पे ये आपने नॉर्मल, और ये सरफेस पे ये आपका नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल को आप क्या कहते हो, अभिलंब, हिंदी में से अभिलंब कहते हैं। तो ये आपका है इंसिडेंट एंगल, अपवर्तन कोण, आपतन कोण। और ये जो रे है ये ऐसे जानी चाहिए थी जो कि आपकी इस तरह से रिफ्लेक्टेड हुई है, तो ये डेल जो है ये कहलाता है आपका विचलन कोण, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल से शो करते हैं। और ये ई या I2 कहते हैं इसे, ये है आपका जो है निर्गत कोण, यानी कि इमर्जेंट एंगल। तो ये इमर्जेंट एंगल है, आर अपवर्तन कोण है, विचलन डेल एल विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये आपका डायग्राम है। इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है ओम का नियम लिखना है। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम आपने पढ़ा है, किसी चालक के स्वरूप पर उत्पन्न विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V अनुक्रमानुपाती होता है आपके I के, ये ओम का नियम है। जब इस साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट ग्रुप में आ लेते हैं, तो R आपका नियतांक होता है जिसे बोलते हैं प्रतिरोध। इसके बाद में इसमें दिया हुआ है कि ये तीनों जो परिपथ में तीनों प्रतिरोध में अलग अलग धारा जाएगी, तो तीनों आपके समांतर क्रम हुए, और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है आपका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 R3 की वैल्यू समान है, तो इन्हें सोल्व करने के बाद 3/15
तो 1/5, तो आर की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। और आप लगाओगे V इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू आपको गिवन है 10 वोल्ट, आर की वैल्यू अपने 5 और आई आपको निकालना है। तो 5 से 10 को आप कैंसिल करोगे 2 टाइम, तो आपके जो करंट उसके अंदर है वो 2 एम्पियर है। तो समांतर, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोधों के स्वरूप पर विभवांतर समान होता है, अतः सभी प्रतिरोधों के स्वरूप पर विभवांतर 10 वोल्ट ही होगा। क्योंकि उसने पूछा है एक, तब इस क्वेश्चन में स्वरूप पर उत्पन्न विभवांतर और धारा आपके पास 2 एम्पियर। तो ये क्योंकि समांतर क्रम है, समांतर क्रम में सभी के स्वरूप पर जो विभवांतर होता है वो समान होता है। तो इसके बाद आपका जो इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, जो थर्ड का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ आपका होता है द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a conductor is directly proportional flow of current। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो ऑफ करंट के। ये आपका ओम्स लॉ है। और न्यूमेरिकल आपका ये न्यूमेरिकली ही इसमें यूज होगा, क्योंकि ये जो R1 R2 15 15 15 ये तीनों जो हैं वो पहले आपके कॉम्बिनेशन है, सॉरी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो रिजल्टेंट फॉर्म रेसिस्टेंस होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो इनमें आप वैल्यू रखोगे तो आपकी आर की वैल्यू आएगी 5 ओम। फिर आप V इक्वल टू आई आर यूज करोगे, क्योंकि आपको इसमें जो क्वेश्चन में निकालना है वो आपको करंट निकालना है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेसिस्टेंस। तो इसमें करंट आ जाएगा निकल के 2 एम्पियर। और क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है आपके सभी जो है आपके स्वरूप जो विभवांतर होता है वो समान होता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ये क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो थर्ड है। थर्ड के बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हो। तो ऊष्मा प्रभाव क्या होता है? जब आप किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो उससे क्या निकलती है? ऊष्मा, लाइट। जब ऊष्मा निकलती है तो इसे ही कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको कि 10 ओम का एक प्रतिरोध है, तो आर की वैल्यू आपके पास 10 है, उसमें 15 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो जो धारा है वो 15 एम्पियर आई की वैल्यू है। और 30 मिनट में, तो टाइम आपके पास टी की वैल्यू 30 मिनट, इसमें 60 से गुणा करोगे 1800 सेकंड, कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी एच आपको निकालनी है। तो आप जानते हो एच इक्वल होता है आई स्क्वायर आर टी। ये वैल्यू आप इसमें रखोगे तो वैल्यू आएगी आपकी निकल के ये आपका सेकंड पार्ट है। यानी कि आपको गिवन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? When an electric current passes through a conductor, the conductor becomes hot after some time and produce heat। क्या निकालता है वो बिल्कुल आप जब उसे करंट सप्लाई करते हो तो वो गर्म हो जाता है, वो हीट हो जाता है और उसमें से आपकी हीट निकलती है। इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये आपका एग्जांपल जो इसमें क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है वो आपको गिवन है इन ए हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम। तो ओम मींस रेसिस्टेंस आपकी वैल्यू 10 है, करंट इज 15 एम्पियर, करंट आपके पास 15 एम्पियर है, फ्लोइंग इन 30 मिनट, टाइम है 30 मिनट, इसमें 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 1800 सेकंड। और आपको निकालना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस इन द हीटर। हीट आपको निकालनी है और हीट इक्वल होता है आई स्क्वायर आर टी। ये वैल्यू आपके पास है, पुट करके निकालोगे तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा समान होती है। इसके बाद आपका जो फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मेंशन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की 2 प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल ईच अदर, वो पैरेलल होती हैं
और द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इंटरसेक्ट भी आपकी नहीं करती है क्योंकि वो पैरेलल होती है, इसलिए वो इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। सेकंड क्वेश्चन है किसी सीधे धारावी चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्रभावित करने वाले दो कारक। तो दो कारक लिखने हैं। तो दो कारक कौन कौन से हैं? एक धारा का परिमाण है, धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है आपका। दूसरा है चालक की दूरी। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक की जो दूरी है r उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी जितनी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही आपका कम होगा। यानी कि सेकंड पार्ट में आपको गिवन है मेंशन टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रेट कैराइंग करंट कंडक्टर। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं? तो वो है नंबर फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, नहीं सॉरी ये फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट के प्रोपोर्शनल होगी। और नंबर टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपके पावर फैक्टर हैं। इसके बाद में आपका जो है फोर्थ का जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पार्ट है, इस सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम। तो कौन सा है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रभावित करता है? वो है मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त अंगूठन नियम। यदि हम दाहिने हाथ से तार को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा धारा की दिशा बताए तो उंगलियां जो है तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लिपटी होंगी। यानी कि आपका जो थर्ड पार्ट है स्टेट द लॉ ऑफ फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैराइंग वायर। तो वो है आपका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। पॉइंट योर राइट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड योर curled finger will show the concentric circle path of the magnetic field lines, indicating the field's direction। इसके बाद में जो हमारा फोर्थ है उसके अथवा में जो क्वेश्चन है और में जो क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। तीन क्वेश्चन है इसमें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका गिवन है धारावाही परिक्रमा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाना है। तो ये धारावाही चालक है जिसमें आपने करंट सप्लाई किया यहां से, तो ये करंट की डायरेक्शन है। तो जो ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं जिनकी दिशा ये है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स ड्यू टू करंट कैराइंग सोलेनोइड। तो एक सोलेनोइड है आपका। ये सोलेनोइड क्या होता है? यदि एक आपका कोई भी कंडक्टर उस पर आप वाउंड करते हो कॉपर वायर को तो सोलेनोइड बनता है। इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये। यानी कि ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसकी डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन होती है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है फोर्थ का उसे देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपका दिया हुआ है घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का प्रयोग क्या होता है? आप जानते हो क्या फ्यूज है? घरेलू परिपथ में फ्यूज का प्रयोग विद्युत उपकरणों और वायरिंग को अत्यधिक धारा से होने वाले नुकसान को आग से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक सुरक्षा उपकरण है। शॉर्ट सर्किट होने पर तार के आपस में मिलने पर जब आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो तार आपके मिल जाते हैं तो बहुत ज्यादा धारा बहने लगती है, इससे कि घर के उपकरण जलने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन उस पहले ही फ्यूज जो है वो जल जाते हैं और विद्युत उपकरण जो है जलने से बच जाते हैं। यानी कि सेकंड पार्ट है व्हाई फ्यूज इज यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। फ्यूज आर यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट एज crucial safety device to protect wiring and applications from damage by interrupting excessive current flow, preventing overheating, short circuits and
potential fires by connecting a wire that melts and breaks the circuit when circuit exceeds a safe limit। इसमें एक क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट में, 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी आपकी जो पावर है वह 200 वाट है, ये गिवन है 200 वाट। 10 घंटे उसे यूज किया जाता है, 10 आवर्स उसे यूज करते हैं, और कहता है 6 रुपए पर किलोमीटर की दर से 30 दिन में कितना खर्चा होगा वो बताना है। यानी कि 30 डे में कितने आपको जो है टोटल पे करने होंगे, वो आपको 6 रुपए पर किलोवाट के बेस पर वो आपको बताना है। तो हम जानते हैं किलोवाट आवर इक्वल होता है वॉट इंटू आवर इंटू डेज इंटू एन अपॉन 1000। तो आपके पास वॉट की वैल्यू है 200, आवर्स आपके पास 10 है और डेज आपके पास 30 है। नंबर आपके पास एक ही रेफ्रिजरेटर है 1, इन्हें सोल्व करने के बाद में आपका आता है 60 किलोवाट, और आपको गिवन है कि 1 किलोवाट का जो रेट है वो 6 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 60 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे 360 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, और 5 का जो फर्स्ट पार्ट है ये आपकी रिएक्शन है जो आपको बैलेंस करनी है, ये रिएक्शन है आपको बैलेंस करनी है। तो इसमें गिवन है आपको एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड बराबर बनता है आपका एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, यानी कि एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इक्वल एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो ये है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 इक्वल बन जाएगा AlCl3 प्लस Cu। इसे बैलेंस करोगे, ये बैलेंस रिएक्शन आपकी। इसके बाद जो सेकंड है वो सेकंड आपको दिया मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बराबर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम होता है Mg, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, ये रिएक्ट करते हैं तो MgH को निकाल देता है H2 की फॉर्म में प्लस MgCl2। बैलेंस करने के बाद में आपकी इक्वेशन निकल के आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है ये इनके आईपीसी नेम आपको लिखने हैं। तो इसमें आप देखते हो 1 2 3 कार्बन है और Cl ग्रुप है, तो क्लोरो और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। इसमें आपका जो सेकंड है 1 2 3 4, इसमें आपके 4 कार्बन है, एल्कोहल ग्रुप है, तो इसमें होता है ब्यूट, 4 के लिए बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूटेनॉल। ये आपका 5th का सेकंड पार्ट है। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपका दिया हुआ है संक्षारण को समझाइए। इसके 2 उदाहरण। संक्षारण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं अपने आसपास के वातावरण जैसे हवा, नमी, अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया करके धीरे धीरे खराब हो जाती है, ऐसे बोलते हैं संक्षारण। अब इससे बचने के लिए आप लोहे, इसके 2 उदाहरण देने हैं, लोहे में जंग लगना और तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना, यानी कि एक्सप्लेन कोरोजन, राइट इट्स 2 एग्जाम्पल। तो कोरोजन है, कोरोजन इज द ग्रेजुअल deteriorations of metals into more stable compounds through chemical or electrochemical reactions with their environment, जैसे ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, एसिड, इनकी प्रेजेंटेशन में आपका कॉजन होता है। एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन और कॉजन ऑफ कॉपर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है, व्यंजक चूर्ण के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण बनाइए, उसके 2 उपयोग लिखिए। यानी कि ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपको करना है राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, एंड इसके 2 एप्लीकेशंस बतानी है, यूज बताने हैं आपको। तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस पर क्लोरीन आप फ्लो करोगे तो बनता है आपका व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, ये है। तो आपका बनता है ब्लीचिंग पाउडर CaOH की उल्टा प्लस Cl2 प्लस CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। ये अब इसके यूज हैं रंगों को उड़ाने में, जल के शोधन में। इसकी जो एप्लीकेशन है, यूज है, वो है रिमूव्स टो स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स और रिमूव आपका कलर फ्रॉम कॉटन, लाइनन, वूल और सिल्क। इसके बाद में जो 6 का जो आपके दोनों पार्ट है वो कंप्लीट हुए,
अब देखते हैं 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या कहते हैं, इन्हें उदाहरण लिखिए। यानी कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो देखते हैं 7 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती हैं। वे अभिक्रियाएं जो के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है, निर्मुक्त होती है, वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। C+O2 = CO2 प्लस ऊष्मा निकलती है। ऊष्माशोषी वो होती है जो में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जो ऊष्मा लेती है, तो वो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जैसे ये अभिक्रिया है आपकी। यानी कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी रिलीज करती हैं, ऑफन ए हीट लाइट साउंड इनटू देयर सराउंडिंग्स। ये इसका एग्जांपल है। इसमें आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक वो होती हैं जिनमें क्या ऑब्जर्व होती है एनर्जी, वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें एनर्जी ऑब्जर्व हुई है तभी रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। ये 7th का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको विद्युत अपघटनी परिष्करण से आप क्या समझते हो, चित्र सहित समझाइए। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है, जैसे आप विद्युत अपघटनी विधि से आप सोल्व करते हो, तो उसमें आप देखते हो वह अभिक्रिया जिसमें अशुद्ध धातु को विद्युत धारा का उपयोग करके शुद्ध किया जाता है। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को कैथोड बनाते हैं, और धातु लवण के विलयन में अशुद्धियां घुल जाती हैं और शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है, जिससे उच्च शुद्धता की धातु प्राप्त होती है। ये आप चित्र है, आपका डायग्राम बना हुआ है इसमें, ये डायग्राम है। ये एनोड आपका कैथोड है, ये एनोड है। ये आपने कोई भी कॉपर सल्फेट विलयन भर दिया, कॉपर कम इसमें शोधन कर रहे हैं, ये आपका जो है ये नीचे बन जाता है अपद्रव्य, जैसे बोलते हैं एनोड पिंक। इसमें आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एग्जांपल विद डायग्राम। तो ये है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और ये इसका जो डायग्राम है। इसके बाद जो 7th है उसमें आपके अथवा में 3 क्वेश्चन है, आपको या ये करने हैं तीनों में से कोई सा। पहला है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हमारे स्वास्थ्य, कृषि, पाचन, दैनिक उत्पादों में है। यह शरीर के संतुलन, पौधों की वृद्धि, पाचन क्रिया, दांतों के स्वास्थ्य और प्रकृति आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है, जो अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों को समझाने और नियंत्रण करने में मदद करता है। ये आपका होता है पीएच। यानी कि पीएच क्या है, ये आपका डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लेना। इसके बाद मिसेल है। मिसेल क्या है? मिसेल की डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, इन्हें आप पढ़ना। मिसेल क्या होते हैं? गंदी साबुन के पानी में मिसेल एक गोलाकार संरचना है जो साबुन के अणुओं के पानी में व्यवस्थित होने से बनती है, जिससे गंदगी और जैसे ग्रीस और तेल पूंछों द्वारा अंदर फंस जाती हैं, जिससे वह पानी में घुल जाती हैं और सफाई होती है। यह गंदगी हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये होता है मिसेल्स। इसके बाद आपका 7th का जो लास्ट क्वेश्चन है, आपको धातु और अधातु में डिफाइन करना है। धातु क्या है और अधातु क्या है। तो धातु क्या है, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, जैसे कि Ag, कॉपर, सोडियम, आयरन, और ये आपकी वो धातु हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और धनायन बनाती हैं। अधातु वो तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। अधातु वो तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आपकी ऋणायन बनाती हैं, वो आपकी अधातु हैं। तो अधातु में आपकी जितनी भी आप देखते हो वो गैस हैं, वो सभी गैसें आपकी अधातु हैं। सभी गैसें, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब आपकी अधातु हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाती हैं। यानी कि मेटल क्या है आपके और नॉन मेटल क्या है। मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो आपके मेटल हैं। तो मेटल ये आपके मेटल हैं। और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं, वो हमारे होते हैं नॉन मेटल। जैसे आपका कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये आपके नॉन मेटल हैं। तब इसमें जो आपका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11,
ये जो 4 क्वेश्चन है ये आपके बायोलॉजी से हैं, जिन्हें आप तैयार कर लेना। तो मैंने केवल इसमें आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन कराए हैं, इन्हें आप ज्यादा तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।